नमस्कार दोस्तों, PYQ में आपका स्वागत है। तो हम लोगों ने टोटल 53 क्वेश्चन तक पार्ट 3 में कर लिया है, पार्ट 2 में कर लिया है, पार्ट 3 में आज करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर चार चीज़ें दी हुई हैं, सूची 1 और सूची 2, यानी कि लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 में। अब इसको मैच करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लिखा हुआ है कि मर्चेंडाइज टर्नओवर, यानी कि स्कंध आवर्त। स्कंध आवर्त या मर्चेंडाइज टर्नओवर, यानी कि मर्चेंडाइज से रिलेटेड चीज़ों की बात कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो इसमें होगा बेची गई वस्तु डिवाइडेड बाई औसत स्कंध। ठीक है ना, स्कंध आवर्त जो है स्कंध वाले से आपने इसको लगा दिया। अब ऑप्शन देखते हैं ए का 4। ठीक है, तो ए का 4 दो जगह दिया हुआ है। ठीक, ए का 4 दो जगह दिया हुआ है। नेक्स्ट है करंट रेशियो या चालू अनुपात। तो इसको कैसे लगाएंगे? अब इन सब में आप एक बार सर्च करने की कोशिश करेंगे कि करंट रेशियो CR या चालू अनुपात क्या हो सकता है। तो करंट असेट डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी जो होता है, ये चालू संपत्ति डिवाइड बाय चालू दायित्व। तो बी का हो जाएगा 1। इस हिसाब से जो हम लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन हालांकि बहुत टिपिकल टाइप का था, टेढ़ा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ऑप्शन को देखेंगे और घबराएंगे नहीं तो यहाँ पर हमें क्या लर्निंग मिलती है? लर्निंग ये मिलती है कि अगर कोई नया क्वेश्चन आए, नया क्वेश्चन आता है, ठीक है, तो पूरा धैर्यपूर्वक पढ़ना है, फिर टिक करना है। ठीक है, तो पहले ही डरना नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर बाकी चीज़ें देख सकते हैं। स्कंध आवर्त की बात करता है कि बेची गई वस्तु की लागत डिवाइड बाई औसत स्कंध या मर्चेंडाइज। चालू अनुपात में कहता है चालू संपत्ति डिवाइड बाई चालू दायित्व। अम्ल परख अनुपात में तरल संपत्ति डिवाइड बाई चालू दायित्व। सकल विनियोजित पूंजी में ब्याज एवं कर से पूर्व लाभ डिवाइड बाई कुल संपत्ति। ठीक है, अब 55वें प्रश्न पर आते हैं कि विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर मेंशन्ड इन द प्रीएम्बल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके लिए भारत की प्रस्तावना क्लियरली आपको याद होनी चाहिए कि हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, तो बाद में इसमें कुछ वर्ड्स आते हैं, ठीक है, लेकिन आप इसी तरह से खोजना शुरू करेंगे कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए था इसके समस्त नागरिकों को। तो देखिए इसमें जो डिमांड है वो क्या है? डिमांड ये कहता है कि आपको प्रियम्बल याद होना ही होना चाहिए। स्टार्टिंग के 4-5 लाइन भी अगर याद रहेगा तो चीज़ें आपकी काम कर जाएंगी। ठीक है, तो ये समझ में आता है कि हमें प्रियम्बल ठीक से पढ़ना है। यहाँ पे हम लोग को ये जो है सीख मिलती है। तो इसमें कुछ शब्द जो अतिरिक्त जोड़े गए थे, जैसे हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर समाजवादी और पक्ष निरपेक्ष शब्द जो है वो 1976 42वें संविधान संशोधन में समाजवादी पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता जो बाद में आता है एक पैरा में, वो जोड़ा गया था तीनों वर्ड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पंचायती राज। तो पंचायती राज का मतलब होता है पंचायती स्तर पर या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि निचले स्तर पर जो आपकी पंचायतें होती हैं उनसे संबंधित प्रश्न करता है कि द पंचायत समिति एंड जिला परिषद आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर। कि जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है वो डायरेक्टली उसको जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा सदस्यों का गठन होता है। दूसरा कहता है, यहाँ पर सही कथन आपको बताना है। दूसरा कहता है कि मिनिमम एज इज 18 ईयर्स टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ पंचायत, यानी कि न्यूनतम आयु जो है वो 18 वर्ष है पंचायती स्तर पर चुनाव लड़ने की। तीसरा कहता है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। और चौथा है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो ये आपको पहली चीज़ तो जाननी है, बी वाले स्टेटमेंट को देखना है कि यहाँ पर कहता है कि पंचायत स्तर का चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। तो कंफ्यूज कर रहा है, यहाँ पर वोटिंग की जो एज है वो 18 वर्ष है। हुई कब थी? तो 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो था, ठीक है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1988 में ये आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से बी गलत हो गया। ए देखते हैं कि पंचायत समिति एंड जिला पंचायत आर कॉन्स्टिट्यूटेड विद डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स। कि पंचायत समिति जो होती है और जिला पंचायत जो होता है उस प्रत्यक्ष निर्वाचन से होता है। तो ऐसा नहीं होता है। देखिए जो ग्राम पंचायत है, ठीक है, वहाँ पर आप डायरेक्टली इलेक्ट करते हो। ठीक है, फिर वो लोग मिल करके आपकी पंचायत समिति को इलेक्ट करते हैं।
तो ये गलत हो जाता है। यानी कि ग्राम पंचायत को हम लोग प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा डायरेक्टली चुनते हैं और उसके बाद वो मेंबर्स मिल करके पंचायत समिति का चुनाव लड़ते हैं। ठीक है, फिर सी आता है कि पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव जो है वो राज्य चुनाव आयोग के पर्यवेक्षण में होता है। तो बिल्कुल सही है, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन के पर्यवेक्षण में होता है। ठीक है, चलिए अगला स्टेटमेंट यहाँ पर देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 चा के अनुसार, यानी कि जो आपका GIEF के अनुसार, ठीक है, 243 F के अनुसार जो है पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होती है। ठीक, जबकि वोट देने के लिए कितनी होती है? तो वोट देने के लिए आपका 18 वर्ष होती है। ठीक है, जैसे एक बार इसमें भी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन क्या कहता है। कह रहा है चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी, देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनाव को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होती है। गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों को सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो बात हो रहा था सदस्यों की बात हो रही थी। ठीक है, चलते हैं अगला देखते हैं कि एगमार्क के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो पूछ रहा है 4 कथन, ये 2 कथन यहाँ पर दिए हुए हैं कि एगमार्क इज द साइन ऑफ क्वालिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। जो कृषि उत्पाद होते हैं उनकी गुणवत्ता तय करने के लिए एगमार्क लगता है। ठीक है, दूसरा है सर्टिफिकेट ऑफ एगमार्क इज इशूड बाय फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत है यहाँ पर। पहली तो सही है कि एगमार्क मतलब होता है एग्रीकल्चरल मार्क, यानी कि जो भी कृषि उत्पाद है उनकी गुणवत्ता दिखाने के लिए एगमार्क होता है। ठीक है, लेकिन ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा नहीं जारी किया जाता है, इसलिए केवल एक कथन जो है इसका सही हो जाएगा। जारी कौन करता है? तो इसे जो है कृषि उपज ग्रेडिंग एंड मार्किंग अधिनियम 1937 के द्वारा कानूनी रूप से लागू किया गया था। इसमें 222 वस्तुएं शामिल है। मुख्यालय इसका हरियाणा में है। ठीक है, और एगमार्क का प्रमाण पत्र विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक, चलिए अगला 2 स्टेटमेंट है। तो अगला प्रश्न उत्तर प्रदेश को लेकर के क्या है कि उत्तर प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 9 इकोनॉमिक रीजन्स, यानी कि 9 आर्थिक क्षेत्रों में उत्तर प्रदेश को बांटा गया है। दूसरा है कि उत्तर प्रदेश हैज़ 11 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स, यानी कि 11 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। तो अगर आपने केवल बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखी होगी तो भी आप ये प्रश्न सॉल्व कर सकते थे। एक्चुअली उत्तर प्रदेश में 9 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स है, यानी कि कृषि जलवायु क्षेत्र है। ठीक है, बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग में। बाकी बात आती है कि 9 इकोनॉमिक जोन की। तो देखिए 9 इकोनॉमिक जोन नहीं है उत्तर प्रदेश में, बेसिकली 4 भाग में बांटा जाता है इसको। एक बुंदेलखंड और बाकी सारी उत्तर, पूर्व और पश्चिम के हिसाब से। ठीक है, तो 4 इकोनॉमिक जोन्स हैं और 9 कृषि जलवायु क्षेत्र हैं। इस प्रश्न को डायरेक्टली जैसा है हूबहू रटने की कोशिश करिए या की नोट्स बना लीजिए। इस हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि सही उत्तर कोई भी नहीं है, ना तो 1 ना तो 2। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है कि 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है, जो कि पूर्वी है, पश्चिमी है, केंद्रीय है और बुंदेलखंड है, और 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है मुरादाबाद को लेकर के कि मुरादाबाद तांबे के काम के लिए प्रसिद्ध है और उसने दुनिया भर में हस्तशिल्प उद्योग में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। तो सही बात है। मुरादाबाद में क्या होता है? तो पीतल के बर्तन होते हैं और ये कैसे बनते हैं? तो हस्तशिल्प से बनते हैं। मुरादाबाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज़ द फर्स्ट SEZ। कहता है कि मुरादाबाद विशेष आर्थिक क्षेत्र उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला SEZ है। थोड़ा सा करंट से रिलेटेड प्रश्न है। ठीक है, आशा करता हूँ कि इस तरह के करंट अगर कभी भी आपको मिलते हैं तो उसे भी करते हुए चलना है। तो ये भी लगभग करेक्ट ही लग रहा है। इस हिसाब से ओनली 2 सही उत्तर का चुनाव करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर फिर से एक डाउट है जिसमें कि दोनों ही आंसर सही होना चाहिए। यहाँ पर आंसर जो है गलत दिया हुआ है। ठीक है, सी आंसर होगा, जो कि बताया भी है मैंने, एक बार चेक भी कर लिया हूँ मैं कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि धातु शिल्प निर्यात की बदौलत मुरादाबाद को विश्व के मानचित्र में पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। और ये सब कुछ कैसे हो रहा है? हैंडीक्राफ्ट
या हस्तशिल्प के मदद से, ठीक है। और मुरादाबाद जो है विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकसित पहला है, ठीक है। आते हैं अगले प्रश्न को करते हैं कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, तो सही बात है। शर्की डायनेस्टी के आसपास में जो है ये सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, कैपिटल हुआ करती थी इंडिया की। अगला है कि जौनपुर शर्की काल में शिक्षा का महान केंद्र के रूप में था। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या इसी कारण से सिराजे हिंद के नाम से जाना जाता है, तो ये भी एक रीज़न, वन ऑफ द रीजंस था, ठीक है। देखते हैं कि आंसर क्या माना हुआ है। आंसर यहाँ बी माना हुआ है, यानी कि दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो ये मुझे डाउट भी था कि ये सही होगा दोनों, ठीक है। कहते हैं कि जौनपुर को सिराजे हिंद के नाम से जानते हैं। जौनपुर शर्की काल में शिक्षा के महान केंद्र के रूप में था, अतः ए और आर दोनों सत्य है। आर ए की सही व्याख्या है। जौनपुर सिराजे हिंद का ऐतिहासिक नाम है। फिरोज शाह तुगलक ने शहर की स्थापना की थी और इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में रखा गया। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक का जो नाम था वो क्या था, जौना खान नाम था, ठीक है। तो उसी कारण इसका नाम जौनपुर रखा गया। अगला प्रश्न आता है कि रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, तो आपको पता होगा कि रॉकेट आगे जाता है और पीछे थ्रस्ट देता है, ठीक है। जैसे कोई भी रॉकेट है, सपोज करिए, ठीक है, तो ये पीछे ऐसे थ्रस्ट देता है और आगे की ओर रॉकेट जाता है। तो ये बेसिकली तो ये कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर काम करता है, यानी कि आगे की ओर चल रहा है, पीछे की ओर थ्रस्ट दे रहा है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम पर ही काम कर रहा है, ठीक है। कैसे जानेंगे कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न जो आपके मन में आ रहा होगा कि कैसे जानेंगे कि 4-5 चीज़ दे दी तो किस पर काम करता है, ठीक है। इसके लिए कम से कम एक बार पढ़ा होना चाहिए। तो आप जितनी चीज़ें लिखी हुई है, जैसे अवोगाड्रो को छोड़ दीजिए, ठीक है, बाकी इन तीनों पर एनर्जी कंजर्वेशन के एग्जांपल्स देख लीजिए, बर्नौली थ्योरम के एग्जांपल्स देख लीजिए और कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक एक एग्जांपल कम से कम इसका लिख लीजिए, ठीक है। चलिए, अगला आता है कि पंजाब के विलय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है। तो काफ़ी टफ क्वेश्चन है, इसको मैं हार्ड कैटेगरी में डालूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत पर्टिकुलर क्वेश्चन है। फिर भी देखते हैं कि 29 मार्च 1449 को जो गवर्नर जनरल की ओर से घोषणा हुई कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है, ठीक है, कब हुआ? तो दिलीप सिंह के बाद की बात है, जब दिलीप सिंह को भेज दिया जाता है विदेश में। कह रहा है कि ऑल द टेरिटरीज ऑफ महाराजा दिलीप सिंह, यानी कि दिलीप सिंह के सभी प्रदेश भारतीय ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिए गए और उनको एनुअल पेंशन 2,50,000 रुपये की वार्षिक पेंशन दी गई। कहता है कि कौन सा गलत है, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि अंग्रेज इतने शातिर थे कि इतनी महंगी पेंशन जो है इनको नहीं देंगे। बाकी देख लेते हैं कि 29 मार्च 1849 को, चूँकि जब एंग्लो सिख वॉर ख़त्म हुआ होगा तो जनरल के ओर से घोषणा हुई होगी कि पंजाब राज्य समाप्त हो गया है। दिलीप सिंह ही अंतिम रूलर हैं वहाँ के, तो इनके जितने भी प्रदेश हैं उनको ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना दिया गया है। और इनको जो पेंशन मिली थी उसके बारे में बात करें तो कुल मिलाकर के 50 पाउंड, लगभग 50,000 पाउंड, लगभग 4 से 5 लाख की वार्षिक पेंशन मिली थी, यानी कि अधिक पेंशन मिली थी। कंजूस तो है लेकिन अधिक बहुत, तो यहाँ पर ज़्यादा ही पेंशन मिल गई थी। अगला यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 5 इक्विवेलेंट वर्टिकल लाइन है, यानी कि एक बोर्ड पर 5 ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, और 5 ऊर्ध्वाधर रेखाओं को काटती हुई 5 समांतरली क्षैतिज रेखाएं, यानी कि इक्वल डिस्टेंस पर 5 क्षैतिज रेखाएं हैं, ठीक है। तो कहता है कि वर्गों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वर्ग इसी में बनेंगे, 1 2 3 4 और 2 3 4, तो 16 वर्ग बनने चाहिए। लेकिन अगर अधिकतम संख्या पूछे तो ये तो छोटे वर्ग हो गए ना, कि 4 क्रॉस 4 के कितने हो गए, तो टोटल 16 हो गए, जो कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है। फिर आप देखोगे कि ये 2 को मिला करके भी एक वर्ग बनेगा, ठीक है। तो ऐसे टोटल आपको दिखा कि 1 2 3 4 5 6 वर्ग बने, यानी कि 6 वर्ग जो है 2 को मिला करके बन गए, ठीक है। फिर उससे बड़ा हम लोग देखेंगे, लेकिन 6 नहीं बनेगा, एक और मिसिंग है। रुकिए फिर से करते हैं इसको, इस वाले में कर लेते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले छोटे वाले
4/4 के गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, इन दोनों में 4/4 लिया जाता है, यानी कि 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, फिर 2 को काउंट करेंगे। चलिए 2 को काउंट करते हैं, यानी कि इन 2 को मिला करके 1 काउंट करेंगे। ठीक है, और फिर इन 2 को मिला करके 1 काउंट करेंगे, और फिर इन 2 को मिला करके 1 काउंट करेंगे। ठीक है, यानी कि 3/3 के कितने बने, तो 9 बने। ठीक, फिर अब यहाँ पर 2/2 को देखते हैं कि एक ये और एक ये और एक ये, समझ में आ रहा होगा आशा करता हूँ। कहीं तो दूसरे पेन से इसको खींच दूँ। एक इन 3 को मिला करके ये वाला मैंने काउंट किया है। ठीक है, और एक इन 3 को मिला करके ये वाला मैंने काउंट किया था। इसी तरह ऊपर भी काउंट किया, तो 2/2 के कितने बने, 4 बने, और सबसे बड़ा वाला 1/1 का 1 बना। ठीक है, सब जोड़ देंगे तो 16 9 25 और 4 29 1 30, 30 जो है मैक्सिमम। तो यहाँ देखिए जो क्वेश्चन गलत हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि अधिकतम संख्या पूछी हुई है, तो मैक्सिमम लोग जो है 16 लगा रहे हैं। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया तो इसमें 16 लगाया, लेकिन अधिकतम जो संख्या पूछी हुई है उस हिसाब से सारे वर्गों को काउंट करके टोटल 30 आ जाएगा संख्या। अगला आ रहा है कि विद रेफरेंस टू 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2021 कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो RRR यानी कि RRR और गंगूबाई काठियावाड़ी को 5 और 6 नेशनल अवार्ड मिले। अब ये देखिए इतना डेप्थ में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर आप इसको टच करोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे तो लगता है कि इस तरह के प्रश्नों को स्किप करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत टफ होता है। आप कभी अवार्ड कितने मिले ये नहीं पढ़ के जाते हो। हाँ, अमूमन अगर आपने अवार्ड शो देखा और 3-4 बार देखा कि कोई व्यक्ति पा रहा है, वो भी किसी एक मूवी को, यहाँ पर 2 मूवीज़ की बात की गई है। ठीक है, रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट लग रहा है, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट लग रहा है। पहले को मैं अगर तुक्का मारना हो तो मैं रॉन्ग ही मारूंगा। ठीक है, तो ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए यहाँ पर भी दूसरा ही गलत है, दूसरा ही सही है। पहले में क्या है कि गंगू भाई को जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया और नंबी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड घोषित किया गया। ठीक है, कितने कितने अवार्ड मिले वो एग्जैक्टली यहाँ पर नहीं लिख रहा है, लेकिन इतने नहीं मिले जितने यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला इसरो के मंगलयान के बारे में प्रश्न पूछा हुआ है कि इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द मार्स ऑर्बिटल मिशन। तो हमें पता है कि मॉम नाम से आया हुआ था मार्स ऑर्बिटल मिशन। एक मूवी भी आई हुई थी मॉम नाम से, विद्या बालन और अक्षय कुमार जिसमें है। तो ये बिल्कुल सही है कि इसको मॉम भी बोलते हैं। ठीक है, और ये मिशन नवंबर 2013 में लॉन्च किया गया था। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट लग रही है, क्योंकि 2013 लास्ट या 14 की ही बात है, स्टार्टिंग की, कि ये जो मंगलयान है इसको इसरो ने छोड़ा था। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर बी, यानी कि दोनों करेक्ट है, सही है। 5 नवंबर को छोड़ा गया था और सितंबर 2014 से जो है ये परिक्रमा कर रहा है। ठीक है, इसरो, रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय एजेंसी के बाद मंगल ग्रह की पहुंचने वाली संख्या में चौथी अंतरिक्ष एजेंसी जो है इसरो थी। ठीक है, यानी कि रॉसकॉस्मोस, नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जिसको ESA कहते हैं, इसके बाद नासा जो है मंगलयान में सफलता पाया। अगला क्वेश्चन है ITC मीन्स, यानी कि ITC का मतलब किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात कर रहा है। ठीक है, किस पर, ऑन द सप्लाईज ऑफ गुड्स, जो भी सामान है, सर्विसेज या दोनों पर। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ ITC के बारे में पूछ रहा है, तो ये बिल्कुल ITC के ऊपर ही, ICT नहीं है, देखिए ध्यान रखिएगा। ठीक है, ICT नहीं है, ठीक ना, ये ITC के बारे में पूछ रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो कहता है कि ITC विच में बी एज अंडर टैक्सेबल सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई। एलिजिबिलिटी क्या क्या है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो नहीं सही है, केवल एक स्टेटमेंट इसमें, यानी कि वो ओनली 1 सही है। ITC का मतलब होता है कि किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब है किसी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्राप्त वस्तुओं और सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर किए गए टैक्स भुगतान। इस प्रकार कथन एक सही है। वहीं ITC पात्रता केवल कर योग्य आपूर्ति से है, कर योग्य आपूर्ति शून्य रेटेड आपूर्ति से नहीं। ठीक है, अगला है 67वां प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
4 स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है। कहता है कि मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3 यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। तो हो सकता है क्योंकि मौलिक अधिकार में जो आर्टिकल 14 है या मौलिक अधिकार बेसिकली किससे प्रेरित है, तो यूएसए के संविधान से ही प्रेरित है। राइट टू डाई, तो यहाँ पर राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू डाई का नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए कंप्लीट फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो कंप्लीट फेडरल नहीं है, क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, यानी कि पूर्ण संघीय संविधान नहीं है, अर्ध संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है, तो कुछ को छोड़ करके तो बाकी फंडामेंटल राइट्स को हटाया जा सकता है, ठीक है। तो मुझे बी और सी तो गलत लग रहा है। क्या पूछा हुआ है, कौन सा गलत है, तो बी और सी तो मुझे गलत लग रहा है, और डी भी जो है यहाँ पर गलत है, ठीक है। तो डी स्टेटमेंट भी गलत है, यानी कि अधिकारों को हटाया जा सकता है, ये स्टेटमेंट तो गलत ही है ना, कुछ को छोड़ करके बाकी को हटाया जा सकता है, तो कुछ जो है वो एक्सेप्शन में यहाँ पर आता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है, ठीक है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं तो जीवन का अधिकार जो है यहाँ पर, या निजता का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार 21A में, ठीक है, ये सब जो है आपका मूलभूत अधिकार में आता है, ठीक। देखिए अनुच्छेद 368 के माध्यम से जो मूल अधिकार हैं उनको सीमित किया जा सकता है, यानी कि घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एकदम से हटाया नहीं जा सकता है। चलिए सुमेलित करना है, 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है, राज्य ललित कला अकादमी, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, भारतेंदु नाट्य अकादमी और अयोध्या शोध संस्थान। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अगर ये आपको नहीं याद है तो आप प्रश्न कभी भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फिर भी एक बार ऑप्शन से देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर 4 2 बार और 3 2 बार है, ठीक है। यहाँ पर 3 2 बार है और 4 2 है। देखिए अगर एलिमिनेशन में जाऊँगा तो मैं बी और डी को ऑप्शन में नहीं टिक करूँगा, मैं ए और सी में से ही कोई ऑप्शन टिक करूँगा, ठीक है। यानी कि सी का जो है वो 2 या 1 में से कुछ हो सकता है। अब देखते हैं भारतेंदु नाटक अकादमी। तो भारतेंदु नाटक अकादमी जो है उसको 1975 में आया था। सपोज करिए कि इस तरह से आप एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं जिसमें आपको बस एक मालूम है, ठीक है। तो सी का जो है 2 हो जाएगा, तो इस हिसाब से ऑप्शन ए मैं टिक करूंगा, ठीक है। और ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो चुका है। देखिए फिर से कैसे तुक्का मारा मैंने ये मारा कि यहाँ पर दोनों का 4 है और यहाँ पर दोनों का 3 है, जबकि यहाँ पर दोनों का 3 है लेकिन यहाँ पर दोनों का 4 नहीं है, यानी कि कहीं ना कहीं इन ऑप्शंस में डाउट है, ठीक है ना। तो मैं 4 और 3 के साथ जाऊंगा। फिर मैं कहता हूं कि मुझे मान लीजिए कि भारतेंदु नाट्य अकादमी 1975 पता है, तो उस हिसाब से मैं सी का जो है वो 2 मार दूंगा, ठीक, और डी का अपने आप 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। फिर से एक बार इसका सन याद करने की कोशिश करते हैं कि जो राज्य ललित कला अकादमी है वो 1962 में आया था, ठीक है। तो याद करेंगे राज्य ललित कला अकादमी सिचुएटेड कहाँ पर है, लखनऊ में। आया कब था, 1962 में, ठीक है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कब आया था, तो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी जो है आया था 63 में। पहले ललित कला दिखाते दिखाते लोग नाटक दिखाने लगे 63 में। देखिए ललित कला आया तो बहुत सब कुछ बहुत खूबसूरत था 62 में, दिखाते दिखाते ये लोग क्या करें, नाटक दिखाने लगे। 1963 में नाटक दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर भारतेंदु भाई आए तो उनका नाटक दिखाना स्टार्ट हुआ, थोड़ा क्वालिटी नाटक करते थे 75। और अयोध्या शोध संस्थान जो है वो 1986 में सबसे लास्ट में आया, ठीक है। चलिए फिर से असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि संविधान संघ की कार्यपालिका शक्ति भारत के राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो भारत के राष्ट्रपति में निहित करता है, ऐसा कहता है, तो ये मुझे थोड़ा डाउटफुल है। भारत का राष्ट्रपति राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका आर है वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ए जो है वो सही है। यानी कि 53 में ये कहता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है वो राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है। 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि राज्यों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। तो अगला यहाँ पर है कि विक्टोरिया फॉल जो अफ्रीका में है उसके बारे में 2 कथन दिया हुआ है कि अफ्रीका के विक्टोरिया फॉल जलप्रपात के संदर्भ में कि इट इज़ लोकेटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ ज़ैम्बिया एंड मोजाम्बिक। तो विक्टोरिया जो है जो झील है वो तो इक्वेटर पर स्थित है, उसके साथ साथ बॉर्डर ऑफ ज़ैम्बिया और मोजाम्बिक के बारे में कह रहा है कि इन दोनों के बॉर्डर पर स्थित है या ज़ाम्बेजी नदी पर स्थित है जो विक्टोरिया फॉल है। तो देखते हैं ज़ाम्बेजी नदी पर तो है ये स्थित, लेकिन
ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच सीमा पर स्थित है और बड़े जलप्रपातों में से एक है। 1989 में विक्टोरिया जलप्रपात को विश्व धरोहर सूची में या स्थल में शामिल किया गया था। ठीक है, फिर एक इजी सा क्वेश्चन है दिशा वाला, इसको कर लेंगे कि लोकेश के बारे में कुछ चीज़ें दी हुई हैं जिसको हम लोग बड़े आसानी से कर लेंगे। ठीक है, कहिए तो करके दिखा दूं, रुके करके दिखा देता हूं। लोकेश अपने घर से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, तो मान लीजिए लोकेश है ये 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, यहाँ पर 15 लिख दीजिए। ठीक है, फिर वह पश्चिम की ओर मुड़ता है तो इधर मुड़ेगा पाकिस्तान की ओर। ठीक है, पाकिस्तान की ओर मुड़ के कितना चलता है तो 10 किलोमीटर चलता है। फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अंत में पूरब दिशा की ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यानी कि कुल मिलाकर के ये यहाँ पर है। तो कहता है घर से किस दिशा में है, तो घर इसका यहाँ था, ये है यहाँ पर, तो ऊपर नॉर्थ आपको पता होगा, ऊपर उत्तर और इधर जो है वेस्ट होता है। ठीक है, तो उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। 72वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग अगले जो लेक्चर बनाऊंगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।